हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों। ये देखिएगा, एक नया स्टडी नोट मैंने आपका ओपन कर लिया है। स्टडी नोट नंबर 7 ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी। अगर इसकी हेडिंग देखी जाए तो देखकर पता लगता है कि जीएसटी में कुछ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, उसका कंपलसरी ऑडिट करवाने की भी रिक्वायरमेंट है, और जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसे रिटेन करने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी का जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करनी ज़रूरी होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी जीएसटी हम कर लें, बट अगर ये रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता तो अपने क्लाइंट्स को आप नहीं बता पाएंगे सही चीज़ें कि ये रिकॉर्ड्स आपके होने ज़रूरी हैं, आपको ऑडिट करवाना या रिटेन करना ज़रूरी है। वो आप तभी बता पाएंगे जब इस पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज आपको होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्लास के बाद आपकी वो नॉलेज भी दुरुस्त हो जाएगी और आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड स्टेट्स कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, दोज आर रिक्वायर्ड टू सेल्फ असेस द टैक्सेस पेबल एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड। जैसे आपने इनकम टैक्स में देखा था कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है, तो वो रिटर्न जो है वो तो हम अपने आप से भरते हैं। उसमें जो इनकम दिखाई जाती है वो हम अपने हिसाब से दिखाते हैं। जो टैक्स पे करना होता है फाइनल, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में वो अपने हिसाब से पे करते हैं। तो जब हमारी असेसमेंट होती है, चेकिंग होती है, तब गलती पता लगेगी। पहले तो हम अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली जीएसटी में भी आप जीएसटी का जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप पे करते हैं और अपना टैक्स को सेल्फ असेस कर कर ही पे करते हैं, उसकी आप रिटर्न भी भरते हैं। कंप्लाइंस वेरिफिकेशन जो है, चेकिंग जो है आपकी, वो डिपार्टमेंट करता है। और कैसे करता है? स्क्रूटनी से, कि जो रिटर्न्स आपने भरी, आपने दिखाया कि मैंने सेल करी तो सामने वाले ने परचेज दिखाई होगी, आपने दिखाया मैंने परचेज करी रजिस्टर्ड पर्सन से तो उसने सेल दिखाई होगी, सेल्स दिखाई होगी। प्लस आपका ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो इसमें सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी ऑडिट कर सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। अगर आप सीए में बनते हैं तो आपको जीएसटी ऑडिट में अपना दबदबा बनाना चाहिए, मतलब कि काम लाना चाहिए। उससे आपका और काम बढ़ेगा। कॉस्ट ऑडिट, जीएसटी ऑडिट का काम करें और कंप्लाइंसेस का और काम करें, तो आपका भी जो है रोल अच्छा आप अदा कर पाएंगे और इस कोर्स का प्रोफाइल का पूरा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। द कंप्लाइंस वेरिफिकेशन इज टू बी डन थ्रू डॉक्यूमेंट्री चेक्स रेदर देन फिजिकल कंट्रोल्स। जो आपने डॉक्यूमेंट या अकाउंट रिकॉर्ड्स अभी बताएंगे आपको क्या क्या बनाने होते हैं, उनकी चेकिंग से जो है वेरिफिकेशन होती है। दिस रिक्वायर्ड सर्टेन ऑब्लिगेशन टू बी कास्ट ऑन द टैक्स पेयर फॉर कीपिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपकी स्क्रूटनी कर पाए उसके लिए आप पर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन डालना ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे नहीं, रिकॉर्ड्स बनाएंगे नहीं, तो ऑडिट कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगी, स्क्रूटनी कैसे होगी। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट डाली हुई है ताकि डिपार्टमेंट जो है चेकिंग करने को आए तो आपके पास वो रिकॉर्ड्स बने हों। क्या क्या आपको रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं वो यहाँ दे रखा है। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट का कहता है कि एवरी पर्सन जो है उसे ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स बनाने होंगे इन सभी चीज़ों के। और वो क्या है? आपका जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं जिस भी गुड्स की, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विस की, जो आपका स्टॉक है उसकी, और स्टॉक की क्या डिटेल है वो नीचे गिवन है यहाँ पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवील करा है, किस किस आइटम पर जीएसटी पे किया था जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हो उसकी डिटेल। आउटपुट टैक्स पेबल और पेड किस गुड्स या किस सर्विस पर होगा उसकी डिटेल। एनी अदर पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि ये भी मुझे डाल देना चाहिए, डिटेल में आना ही चाहिए, तो ये आप जो है ज़रूर बनाकर रखेंगे एट ईच प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जितनी भी आपकी लोकेशन है आप उन सभी लोकेशन के लिए बनाएंगे और उन सभी लोकेशन पर बनाएंगे। इसी के साथ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें कुछ रिकॉर्ड्स और मेंटेन करने होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज, अगर आपने कुछ इंपोर्ट करी है या एक्सपोर्ट करी है तो उसकी भी आप पूरी डिटेल्स रखेंगे। किस पार्टी को कितना एक्सपोर्ट करा है, कितना इंपोर्ट करा है, किस दिन किया है। सप्लाइज अट्रैक्टिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज along with the relevant documents, invoices, bill of supply, delivery challans, credit notes, debit notes, receipt voucher, payment vouchers, refund vouchers, e-way bills, every detail should be maintained.
रिवर्स चार्ज की भी, और साथ में जितने भी आपके इन्वॉइसेस हैं, डिलीवरी चलान्स हैं, क्रेडिट डेबिट नोट है, सब आप बना के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। इसी के साथ जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हमारे लोग होते हैं उन्हें छोड़कर, क्योंकि उनको सेक्शन 10 में कंसेशनल रेट पर टैक्स देना होता है, वो हमने डिस्कस किया है अपनी क्लासेस में। आप चाहें तो बैच पूरा वाला भी ले सकते हैं और आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। तो उनके अलावा, कॉम्पोजिशन स्कीम के अलावा जो बाकी लोग हैं उन्हें स्टॉक की डिटेल भी रखनी होती है, जिसमें उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा स्टॉक का, रिसिप्ट अगर कुछ किया, सप्लाई कर दिया यानी चले गया, गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए तो उसकी डिटेल भी डाल देंगे। आपने कुछ राइट ऑफ कर दिए, राइट ऑफ का मतलब कि गुड्स खराब हो गए तो उसे राइट ऑफ कर दोगे ना, कि भाई इतने अमाउंट के गुड्स तो खराब हो गए हैं, उसे रिकॉर्ड कर लोगे, आपका खर्चा हो गया तो उसकी डिटेल हो गई है। अगर आपने कोई डिस्पोज कर दिए हैं, गिफ्ट वगैरह किसी को दे दिए हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो भी आप बताएंगे। और जो बैलेंस आपका स्टॉक का आ रहा है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, स्क्रैप का, या वेस्टेज भी पड़ी हुई है कुछ जिसको आपने कबाड़ में नहीं निकाला है, वो सब का जो है आप रिकॉर्ड ऐसे बनाकर रहेंगे, ऐसे बनाकर रखेंगे। और मुझे याद है कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के बैच में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बनाकर दिखाई थी मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में। यानी कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के अलावा ये रिकॉर्ड सबको बनाने होते हैं। क्या बात आपको यहाँ तक की कुछ कुछ समझ में आई क्या, कि रिकॉर्ड्स कौन से बनाने होते हैं? अगर समझ में आ गई है तो थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 3 की। जो भी हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है, देखो बार बार वर्ड जो है रजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड है उन पे तो कोई रूल वगैरह लगता ही नहीं है ना। आमतौर पर आप लोग हैं, मैं हूँ, हमने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर अगर साल का होगा, टोटल नहीं, हर साल में अगर किसी भी साल 20 लाख से एक्सीड करेगा तब तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी वो रिक्वायरमेंट आई नहीं है। सोशल सर्विस कर रहे हैं हम, या फिर आप अपना कुछ पर्सनल चीज़ कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, तो आप 20 लाख साल में नहीं पहुँचे तो फिर दिक्कत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी से जीएसटी वसूल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन पे रिक्वायरमेंट आती है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड देयर ऑफ। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, एडवांसेस का भी, जो पैसे दिए हैं वो भी, सामान खरीदोगे तो पैसे दोगे उसका भी, एडजस्टमेंट मेड करी है, एडजस्टमेंट कुछ करी है वो भी रिकॉर्ड बना के रखोगे। सेक्शन नंबर, रूल नंबर 56 सब रूल 4 कहता है सीजीएसटी का, that every registered person other than a person paying tax under section 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को छोड़कर shall keep and maintain an account containing the details of tax payable। अभी ऊपर क्या था? ऊपर था एडवांस पेड, एडवांस रिसीव्ड और पेड और एडजस्टमेंट मेड। यहाँ पर नीचे है टैक्स पेबल, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आ गई, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। जो आपने टैक्स कलेक्ट करा है, पे करा है, इनपुट टैक्स लिया है, क्रेडिट क्लेम किया है, टुगेदर विद रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चलान, तो वो तो ऊपर भी बनाए थे। हाँ ऊपर बनाए थे, बट यहाँ पर आप लिंक भी कर रहे हैं, जो टैक्स आपका अमाउंट निकल रहा है उसके साथ जो लिंक हो रहे हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस, उन्हें भी आप संभाल के रख रहे हैं। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई है सर। कॉम्पोजिशन वालों के लिए नहीं है, अनरजिस्टर्ड वालों के लिए नहीं है, कॉम्पोजिशन वालों के लिए नहीं है, उन पर तो कम रिक्वायरमेंट लगती है ना, उन्हें रिलैक्सेशन दी हुई है। सिमिलरली 56 रूल सब रूल 5 है, वो भी कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सब भी बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि नाम और एड्रेस सभी सप्लायर्स का, जिससे भी गुड्स आती हैं, सर्विस आती हैं और उस पर टैक्स लगता है तो आप उन पर इनपुट भी लेंगे, उनकी डिटेल्स आप बनाकर रखेंगे। आप कैसे ऑडिट पे चेक करेंगे? ऑडिट पे बोलो सप्लायर की लिस्ट दे दो, जो भी रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस वगैरह सब लोग की डिटेल वो बना के रखते हैं। होती है यार, 100% होती है। नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम ही हैज सप्लाइड गुड सर्विसेज, आपने किसी को सप्लाई करा, उन कस्टमर्स का भी डिटेल हो गया। एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम, गुड्स ट्रांजिट में हैं, स्टोर करके रखते हो, उस जगह का भी एड्रेस रखोगे, डिटेल रखोगे, कौन कौन से आपके लोकेशन पर सामान मेंटेन होता है। कईयों के तो 100 लोकेशंस होती है पूरे इंडिया में, तो किससे सामान आया, कहाँ सामान गया और कहाँ स्टॉक रखा, उनकी डिटेल आप बना के रखेंगे। और बताइए सर और क्या रखना होता है? और आपका जो है सब रूल 6 कहता है, इफ एनी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस,
अदर देन डिक्लेयर्ड अंडर सब रूल 5। और सब रूल 5 कौन सा है? ऊपर वाला है। तो आप यहाँ बता रहे हैं जहाँ भी आप स्टॉक को स्टोर करते हैं, ट्रांजिट वाला भी कहाँ पर स्टोर हो रखा है अभी, जो बीच में रास्ते में है और वहाँ पे आप, और जहाँ पर आप रखते हैं वो सब आपने बता दिया। बट अगर उसके अलावा भी आपके कहीं गुड्स मिल गए विदाउट द कवर ऑफ एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है पकड़ लेगा। वो कहेगा भैया इस पे जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि आपने सप्लाई ही करे हैं। आप समझ गए? आपने जो डिटेल बताई उसके अलावा कहीं गुड्स मिल गए आपके नाम के, तो मान लेंगे कि इसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? इस जगह पे भी गुड्स रखे हुए हैं, आपने 4 लोकेशन बताई, 5वें पे निकल आई जब प्रॉपर ऑफिसर आया। प्रॉपर ऑफिसर मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट का बंदा जिसको ये काम सौंपा गया है। सब रूल 7 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखेंगे, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की वो भी आप बनाकर रखेंगे, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। सब रूल 8 कहता है कि कोई भी आप एंट्री करेंगे रजिस्टर में, अकाउंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, उसे आप इरेज नहीं करेंगे, उसे ओवरराइड नहीं करेंगे, और सभी इनकरेक्ट एंट्रीज जो हैं अदर देन क्लरिकल एरर उन्हें आप स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन साइन करेंगे। भैया ये इनकरेक्ट एंट्रीज हैं तो साइन कर देंगे, ताकि ये उसको मॉडिफिकेशन हम ना माने, और करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जो आप एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका लॉग मेंटेन करेंगे कि भाई ये चीज़ें मॉडिफाई करी गई है। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। आपने एक एंट्री डाली, जैसे मैं ऑडिट पे गया था, उस टाइम वैट ऑडिट था, तो मैंने कहा ये सेल्स तो यहाँ गलत आ रही है, तो उन्होंने कहा चलो लो भैया शिफ्ट डिलीट, गायब हो गई देखो। तो यार ऐसा नहीं होगा ना। आप टैली में अगर कोई चीज़ एंट्री आपने मिस कर दी, आपने हटा दी, मॉडिफाई कर दिया, तो कंट्रोल ही नहीं है। आपके सिस्टम ऐसे होने चाहिए जहाँ पर जो मॉडिफिकेशन करें उसकी भी डिटेल अलग से बन कर रही, ताकि जो वेरिफिकेशन वाला ऑफिसर है वो देख सके अच्छा अच्छा ये वेरीफाई करना है मुझे, ये आपने चेंजेस करे थे, तो पूरा उनको लगेगा ऑथेंटिक है। जो चीज़ आप अपने मन से बना सकते हैं उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। सब रूल 9 कहता है ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स सीरियली नंबर्ड आपको रखनी पड़ेगी। सब रूल 10 कहता है 56 चल रहा है उसका, 1 2 3 4 56 का चल रहा है, 10 पर आ गए हैं हम। सारा डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंग्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमाइज अदर देन दोज मेंशन्ड, क्या होगा? इट शेल बी प्रिज्यूम टू बी मेंटेन्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि एक तरफ तो आपका स्टोर वाला था कि आपने जो स्टॉक बनाया, स्टॉक की डिटेल दी जहाँ पे रखा हुआ है, उसके अलावा कहीं मिल गया तो मानेंगे कि आपने सप्लाई किया, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट वहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बोला कि यहाँ रखी है और कहीं और मिल गई तो माना जाएगा कि आपने बना के रखी है, मतलब आप ही की है। इसी के साथ जो एजेंट होते हैं, तो एजेंट को भी रिक्वायरमेंट डाल दी कि आपको भी कुछ जो है चीज़ें बनाकर रखनी पड़ेगी, डिटेल्स बनाकर रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको ऑथराइजेशन जो मिला है उसकी डिटेल आप रखेंगे कि आप गुड्स को रिसीव कर सकते हैं, आप गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह, वैल्यू, क्वांटिटी, जो भी गुड्स आपको रिसीव होंगे, ये जो आप सप्लाई करेंगे उनकी डिटेल, एंड डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, जो हर महीने या हर हफ्ते अपने प्रिंसिपल को वो डिटेल देता है वो बनाकर आप रखेंगे। प्लस जो आप टैक्स पे करेंगे ऑन रिसिप्ट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टिव ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल, उस टैक्स की डिटेल भी आप बनाकर रखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम थोड़े बहुत और सब रूल देख लेते हैं, जिसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। सब रूल 12 कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो भी बंदा मैन्युफैक्चर करता है गुड्स की, वो मंथली प्रोडक्शन के अकाउंट्स जिसमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स आए, देखिए क्वांटिटी का मतलब कितना केजी, कितना टन, उसमें भी रिकॉर्ड्स आए, और रुपी टर्म्स में तो आए। रॉ मटेरियल सर्विस जो यूज़ करी है मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनकी क्वांटिटेटिव डिटेल बनाकर रखनी पड़ेगी। साथ ही में जो वेस्ट हुआ है, बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, उनकी डिटेल भी बनाकर रखनी पड़ेगी। और अगर आप कभी भी ऑडिट पे जाएंगे और स्टॉक और इन्वेंट्री की चेकिंग करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल बनी बनाई मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करी जहाँ कॉस्ट ऑडिट भी होता है, तो वहाँ तो स्टार्ट ऑडिट के साथ कॉस्ट ऑडिट भी देख लिया क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है। अगर कोई बंदा सर्विस सप्लाई कर रहा है तो फिर वो उससे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स बनाएगा। अगर उसने कुछ गुड्स भी यूज़ करे हैं, भाई सर्विस सप्लाई करने के लिए भी गुड्स यूज़ होते हैं। कंप्यूटर रिपेयर की सर्विस है बट उसमें हार्डवेयर भी लग सकता है कि भाई ये पार्ट खराब हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो भी क्वांटिटी डिटेल्स आप बनाकर रखेंगे।
इनपुट सर्विसेज ली है आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, वो भी डिटेल बनाकर रखेंगे। और आखिरी में जो हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि एक जॉब परफॉर्म करते हैं, आप उनके पास लेकर जाते हैं सामान, भाई कपड़ा है इस पर सील दो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपके हिसाब से वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में भी उनका जो नाम है, एड्रेस है पर्सन का जिसके बिहाफ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी डिटेल, भाई कौन सा गुड्स आपके पास आया है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, सारी डिटेल, जो भी आपके पास गुड्स रिसीव हुए उसी में तो काम करके वापस दोगे। जो सामान आपने यूज़ करा है अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, अब टेलर है उसने तो सुई धागा यूज़ करा है, कोई बटन लगा दिया बटन यूज़ कर दिया, कपड़ा यूज़ कर दिया, मतलब थोड़ा कपड़ा लेकर आए थे थोड़ा खुद का यूज़ कर लिया, कुछ भी है, तो दोनों की डिटेल रख रहे हो। पेमेंट जो रिसीव हुई है हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल रख रहे हो कि इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ये पेमेंट मिली है, और नेम एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम विच यू रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ लिया भी होगा, उसकी भी डिटेल आप रख रहे हैं। सब रूल 15 बोलता है रिकॉर्ड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मे बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं होते, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर बनता है, डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है और फिर वो उसको जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए वो यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि एक फाइल, इनक्रिप्टेड फाइल होती है यूँ समझ लीजिए, जिसे आप जो है ब्राउज़र में ओपन करते हैं और जहाँ भी साइन करना होता है वहाँ ऑटोमेटिकली वो साइन हो जाता है, उसका प्रोसीजर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सब रूल 16 कहता है अकाउंट्स जो मेंटेन करे जाते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के पास, उसके जो इन्वॉइसेस होंगे, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट डेबिट नोट होंगे, डिलीवरी चलान होंगे, और जो भी आपके इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई होगी, उन सभी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिजर्व करने पड़ेंगे फॉर अ पीरियड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 36, जो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे। अगर मैनुअली आपने बनाया है तो भैया जिस जिस जगह पे रखा है वहाँ पर आप बनाकर रखेंगे, एवरी रिलेटेड पर्सन मेंशन इन द सर्टिफिकेट वहाँ पर आप रखेंगे, जिस जगह का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे मेंटेन रखेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो हर प्लेस से जो है एक्सेस होना चाहिए, मतलब आप रख तो कहीं भी सकते हैं, पर ऑनलाइन आपने सर्वर पे एक एक्सेस ली हुई है कि भाई यहाँ से लॉगिन करेंगे तो हम सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो फिर वो आपने माना जाएगा कि आपने मेंटेन ही करें, मतलब मेंटेन एक जगह करें, बट एक्सेस तो हर प्लेस से हो सकते हैं। तो डिजिटली के लिए, बट मैनुअली के लिए क्या होगा, हर प्लेस पे वो चेक कर पाएंगे, ऐसा आपको मैकेनिज्म बना के रखना पड़ेगा। तो फोटो स्टेट रख लेना, ओरिजिनल हर जगह नहीं रख सकते तो एक कॉपी रख लेना अपने जगह पर। कई बार क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास गुड्स की जो है कस्टडी आ जाती है इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैरियर और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब जो एक एजेंट बने हुए हैं कि आप हमारा अपना माल भेजो और हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो जो हमसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आप उनके एक एजेंट ही बने हुए हो। फॉर डिलीवरी और डिस्पैच देयर ऑफ टू रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन, ये जो एजेंट्स हैं शैल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल्ड बाय हिम on behalf of such a registered person and shall produce the detail thereof as and when required by the proper officer। जैसे मैं रैनबैक्सी के कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट की ऑडिट करने गया, तो वैसे ही कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, और जो यही काम करते हैं, सामान आता है सिर्फ वो उन्हीं के कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं और कोई गुड्स नहीं बेचते, वो उन्हीं कंपनीज के होते हैं। वो सारा सामान आता है कंपनीज और फिर वहाँ से आगे जाता है, कंपनी डायरेक्टली जो है वो रिटेलर्स को, होलसेलर्स को नहीं बेचती, वो कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स के थ्रू बेचती है, तो वो भी एजेंट जो है सारे रिकॉर्ड्स बनाकर रखेंगे। एंड सब रूल 18 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन डिमांड, अगर उससे मांगा जाए तो वो प्रोड्यूस करेगा कि भाई ये आपको मेंटेन करना था, आज हम डिमांड कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिसर कह रहे हैं आपको देना पड़ेगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। एक ये नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 58 का एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, और वो कहता है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर, सो दैट जो ट्रांसपोर्टर है और वो रजिस्टर्ड है एक से ज़्यादा स्टेट में, जिसका सेम पैन नंबर है, ट्रांसपोर्टर का भी एक पैन हो सकता है, अलग अलग स्टेट में ऑपरेट कर सकता है, तो उसका अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर होगा, वो एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है, अपनी सभी डिटेल्स को सबमिट कर सकता है फॉर्म जीएसटी एनरोलमेंट 02, एनरोलमेंट का शॉर्ट ENR कर दिया, कोई भी GSTIN से सबमिट करे डिटेल अपनी और एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले ले, फिर यूनिक एनरोलमेंट नंबर के बाद एक बार आ गया, फिर GSTN नंबर जो है उसके अलग अलग जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बेनिफिट ट्रांसपोर्टर को दिया है। तो आप ये जो रूल इंसर्ट किया गया है उसमें आप सिर्फ इतनी बात ही याद करना, ट्रांसपोर्टर को क्या बेनिफिट मिला है। एक क्लैरिफिकेशन आई है, बट क्लैरिफिकेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप पढ़ना चाहे अपनी नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन तो आपके एक्ट को अमेंड करती है, सर्कुलर जो है एक एडवाइजरी होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप क्लैरिफिकेशन को पढ़ेंगे। हालांकि इसकी साइनॉप्सिस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साइनॉप्सिस मतलब कि ऊपर की समरी जो है वो नीचे दोबारा लिखी हुई है। प्लेस ऑफ बिजनेस नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। warehouse, godown, any other place where a taxable person stores in goods, supplies or receives goods or services or both, वो भी क्या है, place of business है। In case goods have reached the transporter's godown, that is additional place of business, then the transportation under the e-way bill will be deemed to be concluded. There will be no need of an extension of e-way bill's validity। ये इसलिए किया गया है क्योंकि e-way bill की एक वैलिडिटी होती है जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी। कितने कितने दिन के लिए वैलिड होता है, कितने किलोमीटर के लिए जा रहा है तो इतने दिन वैलिड होगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में भी जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको माना गया है, अगर वहाँ भी गुड्स पहुँच गए तो मान लिया जाएगा कि भैया आपकी डिलीवरी हो गई है। ई-वे बिल जो है उसकी एक वैलिडिटी होती है एक पर्टिकुलर पीरियड तक, इतने किलोमीटर जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा तो इतने दिन तक वैलिड होगा, जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वैलिडिटी होती है। तो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन को भी जब एडिशनल प्लेस बना लिया है तो वहाँ भी पहुँचा दिया आपने विद इन टाइम लिमिट, तो मान लिया जाएगा इट्स ओके। और जो रेसिपिएंट है उसे जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाना होंगे, जो भी गुड्स वो अपनी जगह नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में रखता है उसकी डिटेल भी बनानी होगी, रखनी होगी। तो ये एक तरह से क्लैरिफिकेशन आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है ऑडिट के प्रोविजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हमने आज स्टार्टिंग में करी थी। अगर सच में आपको ऑडिट कराना है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कर सकते हैं, और जिसका टर्नओवर, रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसे करनी होती है, बस उसे करवानी होती है। हालांकि जिन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट जिनका ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की CA-CMA से ज़रूरत नहीं है। यही जो बात है ना वो नीचे लिखी हुई है। हाँ, जिसने ऑडिट कराई है डेफिनेटली ही शेल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब कि जो आपका अकाउंटिंग है और जो GST के रिकॉर्ड्स में आ रहा है उसमें मिसमैच है तो उसको रिकंसाइल कर दो। वो फॉर्म जो है GSTR 9C में देना होगा, फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे जमा करा सकते हैं। जो बात ऊपर पड़ी है वो एक चेंज के साथ लिखी हुई थी, और वो चेंज यही था कि जिनका 2 करोड़ से ऊपर है उन्हें ऑडिट कराना होता है, बट जिनका ऑडिट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करते हैं उन्हें CA-CMA से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है अमेंडमेंट के रूप में लिखी हुई थी। अब आपने इतने रिकॉर्ड्स बना लिए तो उसके बाद उन्हें संभाल के कब तक रखना है, उसका टाइम पीरियड है 6 साल। और ये 6 साल कब से काउंट होगा मालूम है? जिस साल का भी रखना है, जैसे 17-18 साल का रखना है आपको, वैसे अभी जो 20-21 चल रहा है साल, 21-22 चल रहा होगा जब आप वीडियो देखेंगे, 20-21, 21-22। अब उस केस में क्या है, आपकी बुक में जो है पुरानी ईयर दे रखे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, 17-18 साल का अगर आपको रखना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं 6 साल तक, तो 17-18 की जो ड्यू डेट होगी एनुअल रिटर्न की, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है 31 दिसंबर होती है, 31 दिसंबर 18 होती है, तो उससे 6 साल आपको जो है रिकॉर्ड्स बना कर रखने होंगे। अब मान लेते हैं कि 20-21 है अपने एग्जाम्पल में, तो 20-21 की एनुअल रिटर्न कब होगी, जब आपका मार्च 21 खत्म होगा, फिर जो 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 21, ये आपका क्या होगा, एनुअल रिटर्न की डेट। इससे जो है 6 साल आपको आगे रखना पड़ेगा, तो 6 साल ऐड कर लोगे तो 27 तक पहुंच जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, हाँ तो 27 साल मतलब 2027 तक रखने होंगे रिकॉर्ड्स फिर। बट अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन चल गई है, कोई प्रोसीडिंग वगैरह चल गई है, तो उस केस में जब उसका ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर के आने के 1 साल तक और आप जो है मेंटेन करके रहेंगे। बस इतना ही है सर। जी हाँ, इतना ही है, हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। एक ये कुछ क्लैरिफिकेशन आई है सर्टेन इश्यूज पर जो मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी है। रिगार्डिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ टी, कॉफी, रबर। तो जो भैया ऑक्शन करने वाला बंदा है वो क्या क्या अकाउंट्स रखता है। प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर में डिक्लेयर दी वेयर हाउस वेयर सच गुड्स आर स्टोर्ड। कोई सामान का ऑक्शन लगाना है तो वो अपने पास पहले संभाल के रखेंगे वेयर हाउस में, उसकी डिटेल बता दो आप, उसे जो है आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित कर दो अपनी।
Buyer is also required to disclose such warehouse as his additional place of business if he wants to store the goods purchased through auction in such warehouse. तो ये तो दोनों चीजें हो गई। अब वो जो बंदा ऑक्शनियर है उसके वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस मान लिया बायर ने, अगर बायर उससे खरीदना चाहता है तो। फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ टी थ्रू अ प्राइवेट ट्रीटी, प्रिंसिपल एंड एन ऑक्शनियर मे ऑल्सो कंप्लाई विथ सच प्रोविजंस। The principal and the auctioneer are required to maintain books of accounts relating to each and every place of business in that place. जो भी उनकी place of business है उनके सारे records रखने हैं। In case of any difficulty, they can maintain the books of accounts relating to additional place of business at their principal place of business. Additional place मतलब कि जो एक principal place है जहाँ से मेन काम होता है, उसके अलावा जितनी भी places है वो additional place हो गई। तो अगर दिक्कत हो रही है तो सारे records वो एक जगह भी रख सकते हैं, principal place of business में भी रख सकते हैं। हालांकि वो अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को इस बात की सूचना देंगे। ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर कौन होता है भैया? हर एरिया के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वैसे ही जीएसटी में ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें सूचना दे देंगे, चिट्ठी लिख के बता देंगे। प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर शैल बी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट एंड प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये हो गया और मैं आपको बता दूं कि हमने कितना कितना कर लिया है। डिटेल सिलेबस आपका यहाँ स्टार्ट होता है। इसमें जीएसटी का मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या जीएसटी होता है, एडवांटेज क्या है, वन नेशन वन टैक्स, डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या होता है, जीएसटी काउंसिल और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही हमने डिस्कस करी है। हमने सप्लाई भी किया है, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई होती है, लेवी कलेक्शन कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जेम्पशंस, पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो सब हमने किया है। उसे हम क्या मानते हैं? एक्सपोर्ट के बराबर मानते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हमने कर लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लिया और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स जो है वो करना बाकी है। एक पेज का ये है चैप्टर, इसको ज़रा देख लेंगे। वैल्यूएशन के जैसे मैं और बातें कराऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर, तो उसके साथ ही करा दूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हो चुका है, ब्लॉक क्रेडिट हो चुका है, मेथड ऑफ रिवर्सल सब कुछ हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ हो गया है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्रोसीजर कर लिया, डीम रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन सब कर लिया, टैक्स इनवॉइस कर लिया, क्रेडिट डेबिट नोट कर लिया, बिल ऑफ सप्लाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अकाउंट रिकॉर्ड्स आज हमने कर लिया, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी हमने किया हुआ है, टीडीएस टीसीएस हमने नहीं करा है, रिटर्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्निशिंग रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न, लास्ट रिटर्न, पेनल्टी वारंटी सब कुछ कर चुके हैं जो रिटर्न से जुड़ी हुई है। उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट करना बाकी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ऑडिट अंडर जीएसटी उसके बारे में बात करेंगे, वैसे इसके बाद ही मैं वीडियो बना लूँगा। और ई वे बिल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑडिट करवा देता हूँ, ई वे बिल करा देता हूँ और टीडीएस टीसीएस का करवा देता हूँ। 2 क्लासेस में आपका ये हो जाएगा और 3 क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद। और पूरा बैच भी लेना हो तो लर्न अब से ले लेना। बाय बाय।